हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम नॉर्दर्न आर्क कैपिटल करके एक एनबीएफसी कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे और इनका Q3 FY26 का रिज़ल्ट आज ही पब्लिश हुआ है। उस रिज़ल्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। उनका कॉन कॉल अभी डिस्कस नहीं करेंगे। जब इस कॉन कॉल का हम इसका कॉन कॉल ट्रांसक्रिप्ट पढ़ेंगे उसके बाद इसके कॉन कॉल के बारे में भी डिस्कस करेंगे। चलिए आप इनके जो रिज़ल्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। रिज़ल्ट डिस्कस करने से पहले इनका जो बिज़नेस मॉडल है, इस बिज़नेस मॉडल को पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो आप देखेंगे ये एक एनबीएफसी कंपनी है, एनबीएफसी लेंडिंग कंपनी है। इसका बिजनेस में दो पार्ट है। एक है आपका D2C वाला सेगमेंट। D2C वाला मीन्स डायरेक्ट टू कस्टमर। तो इस कस्टमर को ये लोग एमएसएमई, आपका कंज्यूमर फाइनेंस, रूरल फाइनेंस के थ्रू ये लोग अपना बिजनेस करता है। और इसका और एक पार्ट है जो है आपका को लेंडिंग करता है, आपका फंड मैनेजमेंट करता है, ये सब करता है। तो इसका जो मेन रेवेन्यू आता है वो आते हैं आपका डायरेक्ट टू कस्टमर से। और डायरेक्ट टू कस्टमर का जो परसेंटेज है टोटल AUM में, उसका परसेंटेज है 56%। तो और ये लोग ट्राई कर रहा है D2C का परसेंटेज धीरे धीरे ग्रो करने के लिए। अगर आपको इसका पूरा बिजनेस देखना है तो आपको इसका D2C वाला पोर्शन अच्छे से देखना चाहिए। और इसका D2C में इसका जो मेन जो AUM का जो मेन पार्ट है वो है आपका एमएसएमई है 33% टोटल AUM में। उसके बाद है MFI माइक्रो फाइनेंस, जिसका परसेंटेज है 22%। अगर आप 2-4 साल पहले देखें तो इसका जो MFI का सेगमेंट था वो था ऑलमोस्ट 40%, लेकिन मैनेजमेंट ने आप उसको घटा के 22% कर दिया है। और कंज्यूमर फाइनेंस का परसेंटेज है 18%। और इसके साथ व्हीकल फाइनेंस है, उसका भी 12% के लगभग है। एग्रीकल्चर लोन प्रोवाइड करते हैं, हाउसिंग लोन प्रोवाइड करता है। तो ये सब लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं D2C वाले सेगमेंट में। और इसको आपका D2C वाले सेगमेंट भी अच्छे से देखना चाहिए। फिर चलते इसका ये इसका बिजनेस मॉडल है। और फिर चलते इसका जो रिज़ल्ट आया है Q3 FY26 का जो रिज़ल्ट है, उस रिज़ल्ट के बारे थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। तो आप देखेंगे इसका जो AUM ग्रोथ हुआ है वो हुआ है आपका 23% ईयर ऑन ईयर बेसिस में इसका AUM ग्रोथ हुआ है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। और इसका नेट इंटरेस्ट इनकम वो भी अच्छे से ग्रो किया है, 39% ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रो किया है। आपका फ़ी जो इनकम होता है, फ़ी इनकम वो भी 49% से ग्रो किया है। इसका ओपेक्स का रेशियो वो भी ऑलमोस्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर फ्लैट है, ईयर ऑन ईयर बेसिस में डाउन हुआ है। फिर इसका पैट 33% से ग्रो किया है, तो इसको अच्छे से ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है। फिर इसका ROE क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में, ईयर ऑन ईयर बेसिस में अपवर्ड गया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। फिर इसका ग्रॉस NPA और नेट NPA आप देखेंगे, ग्रॉस और नेट NPA इसको थोड़ा बड़ा है आपका ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में। इसका रिजल्ट को आप देखेंगे, सभी जो पैरामीटर है सब पैरामीटर इसका ब्लॉकबस्टर आया है। लेकिन एक दो पैरामीटर है जैसे एसेट क्वालिटी में, जैसे इसका नेट NPA GNPA इसका थोड़ा बड़ा है, इसका पोजीशन बड़ा है। और पोजीशन, क्योंकि इसका पोजीशन बड़ा है तो इसका जो क्रेडिट कॉस्ट का नंबर है ये थोड़ा बढ़ गया है। तो क्रेडिट कॉस्ट का नंबर इस बार जो क्रेडिट इन लोगों ने दिया है वो ऑलमोस्ट क्रेडिट कॉस्ट था 130 करोड़। अगर आप इसको अगले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे, अगले क्वार्टर में शायद 80 से 90 करोड़ का क्रेडिट कॉस्ट का जो था, लेकिन इस क्वार्टर में आप देखेंगे 130 करोड़ क्रेडिट कॉस्ट हुआ है। इसीलिए क्रेडिट कॉस्ट का जो परसेंटेज टर्म में जो होता है वो ऑलमोस्ट इस क्वार्टर में 2.9% हो गया है, जो कि आपका क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस में क्रेडिट कॉस्ट ग्रो किया है। अगले क्वार्टर में शायद आपका ऑलमोस्ट क्रेडिट कॉस्ट का नंबर था 2.7%, तो 2.7 से 2.9% हो चुका है। अगर ये भी एक आपका वन टाइम एक लॉस, वन टाइम जो एक प्रोविज़न था उसको छोड़ के अगर आप वन टाइम प्रोविज़न को इंक्लूड कर देंगे तो क्रेडिट कॉस्ट हो जाता है आपका ऑलमोस्ट 3.5 से 6% के बीच में। तो आप देखेंगे क्रेडिट कॉस्ट थोड़ा बड़ा है, नेट NPA थोड़ा बड़ा है, GNPA बड़ा है, प्रोविज़न थोड़ा बड़ा है। यही एक दिक्कत की बात है। और इसके साथ ब्रांच इन लोगों ने 4 ब्रांच आपका क्लोज हो चुका है। पहले था 372 ब्रांचेस, अभी वो गिर के आ चुका है 368 ब्रांचेस। तो ऑलमोस्ट 4 ब्रांचेस इन लोगों ने क्लोज कर दिया है। और फिर इसका यील्ड आप देखेंगे, यील्ड भी बड़ा है आपका, क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस में यील्ड बढ़ा है। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग अच्छे लेवल से घटा है, पहले था 9.4, इस क्वार्टर में 8.5, यानी कि ऑलमोस्ट 100 बेसिस पॉइंट इसका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग घटा है। क्योंकि RBI का रेपो रेट काट हुआ है, तो इसीलिए आप देखेंगे इसका जो
फैसिलिटीज़ वो धीरे धीरे इस बैंकों को मिल रहा है। फिर इसका जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन आप देखेंगे, नेट इंटरेस्ट मार्जिन ऑलमोस्ट 150 बेसिस पॉइंट से बढ़ा है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में बढ़ा है, ईयर ऑन ईयर बेसिस में भी बढ़ा है। इसीलिए आप देखेंगे इसको अच्छा ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है और पैट का नंबर बहुत अच्छे से ग्रो किया है। अगर आप इसको अच्छे से देखेंगे तो कोई भी बिजनेस को पैट बढ़ाने के लिए या फिर पीपीओपी बढ़ाने के लिए 3 लीवर होते हैं। एक होते हैं आपका नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ना, दूसरी है कॉस्ट टू इनकम रेशियो घटना। अगर आप देखेंगे इसका भी कॉस्ट टू इनकम रेशियो ईयर ऑन ईयर बेसिस में घटा है। अगले साल के इस क्वार्टर में कॉस्ट टू इनकम था 39%, वो गिर के आ चुका है 34%। तो इसका नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ा है एक लीवर। दूसरी लीवर कॉस्ट टू इनकम इसका घटा है, क्योंकि इसको जो खर्चा करना पड़ रहा था वो थोड़ा कम हो गया। तो खर्चा अगर कम होगा तो इसको आपको पीपीओपी में बूस्ट मिलेगा। तो इसका नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ा है, कॉस्ट टू इनकम घटा है। उसके साथ अगर इसका जो प्रोविज़न यानी कि जीएनपीए नेट एनपीए इस सब नंबर थोड़ा घट जाता तो और भी अच्छे से इसको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता। लेकिन जो 3 लीवर होते हैं इनमें से 2 लीवर इसका पॉजिटिव निकल गया, लेकिन एक लीवर इसका नेगेटिव आया है। इसीलिए आप देखेंगे पैट तो अच्छे लेवल से ग्रो किया है, लेकिन और भी अच्छे लेवल से ग्रो करता अगर इस तीसरे वाले लीवर भी इनके लिए वर्क करता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसका तीसरा लीवर जो कि आपका प्रोविज़न वाले जो लीवर होता है, उस प्रोविज़न वाले लीवर इसका अच्छे से काम नहीं किया है। जब कॉन्कॉल होगा तब मैनेजमेंट से इनके बारे में क्लियरिटी व क्लियर व्यू आपको मिल जाएगा। जब क्लियर व्यू मिलेगा तब आपके साथ एक वीडियो के थ्रू हम शेयर कर देंगे तो क्या हुआ है, क्यों नेट एनपीए बढ़ा है, क्यों जीएनपीए बढ़ा है, क्यों आपका क्रेडिट कॉस्ट बढ़ा है, ये सब बारे में जब कॉल में आपको पता चल जाएगा। तो ये एक बात है। और इसका जो सभी सेगमेंट आप देखेंगे अच्छे हैं, लेकिन एमएसएमई में देखेंगे थोड़ा जीएनपीए का नंबर थोड़ा बड़ा है। और अगर एमएफआई सेक्टर देखेंगे, एमएफआई सेक्टर बहुत ही अच्छे से रन कर रहा है। उसका पार डेटा भी धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है। पार 30 का डेटा आप देखेंगे अगले साल की इस क्वार्टर में था 2.6% और अगले क्वार्टर में था 1.4%। वो घट के आ चुका है 0.8%, जो कि बहुत ही अच्छा है। पार डेटा जितना नीचे की तरफ जाएगा उतना ही आपका जीएनपी एनएनपीए का नंबर नीचे की तरफ रहेगा, मीन्स आपको प्रोविज़न कम करना पड़ेगा। तो अगर आप देखेंगे तो एमएफआई वाला जो सेगमेंट है वो बहुत ही अच्छा इस क्वार्टर में इसका रिजल्ट शो किया है। तो यही था इसका वीडियो, यही था पूरा डिस्कशन। और इसका जो अगर इसको प्राइस टू बुक कैलकुलेट करेंगे तो एक होगा शायद इसका प्राइस टू बुक एक के लेवल पे होगा। तो एक बिज़नेस बहुत ही अच्छा है, सभी पैरामीटर बहुत ही अच्छे से काम किया है। सिर्फ एसेट क्वालिटी जो पोर्शन होता है वो थोड़ा एलिवेटेड हुआ है, ऐसा नहीं जो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। तो वो थोड़ा आपका थोड़ा प्रॉब्लम हो चुका है। फिर इसका जो गाइडेंस था और गाइडेंस के अनुसार इसका परफॉर्मेंस के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। FY26 का जो मैनेजमेंट का गाइडेंस था ईएम के ग्रोथ के बारे में, वो था 20 से 22%। तो आप देखेंगे इस क्वार्टर में 23% से ग्रो किया है। और इसका क्रेडिट कॉस्ट का जो गाइडेंस था वो था आपका 2.6 से 2.8%। इस क्वार्टर में देखेंगे 2.9%। तो अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट गाइडेंस दे आर परफॉर्मिंग, बट परफॉर्मेंस और थोड़ा अच्छा होना था, क्योंकि आपका जो अगले क्वार्टर से देखेंगे इस क्वार्टर में थोड़ा डिटोरेट हुआ है एसेट क्वालिटी, लेकिन अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट गाइडेंस इट परफॉर्मिंग वेरी गुड। और इसके साथ इसका FI 2 मीडियम साल का भी एक गाइडेंस है, जो कि इसका 25 से 28% एम ग्रोथ का गाइडेंस है। ROE है 3.7% का गाइडेंस। इस क्वार्टर में ROE है आपका 2.7%, ऑलमोस्ट मैच कर गया है। सॉरी 2.7%, गाइडेंस है 3.7%। और ROE 16 से 17% का ROE का गाइडेंस है। इस क्वार्टर में आप देखेंगे ROE है ऑलमोस्ट 10.7%। लेकिन ये मीडियम टर्म का गाइडेंस है, जो आपका FY26 का गाइडेंस है उसी अनुसार से मैनेजमेंट आपका जो रिजल्ट है वो शो कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट गाइडेंस दिस बैंक्स परफॉर्म वेरी वेल। तो यही था आज का पूरा डिस्कशन। होप यू लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ डोंट टेक इट ए बाय सेल कॉल रिकमेंडेशन।